सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है खुले आकाश में। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पक्षी झुंड में क्यों उड़ते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पक्षी हैं वो यहाँ पे झुंड में उड़ रहे हैं। तो वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उन्हें साथ साथ रहना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर वो अलग अलग उड़ेंगे तो कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, इसलिए वो लोग साथ में उड़ते हैं ताकि सब उनके परिवार के सदस्य सब साथ में रहें। अगला प्रश्न है, पक्षी संध्या के समय ही अपने अपने घोंसलों में क्यों लौट जाते हैं। क्योंकि बच्चों, जिस तरीके से हम पूरे दिन काम करके, पूरे दिन सैर करके हम थक जाते हैं और फिर घर पे अपने लौट के आते हैं, वैसे ही जो पक्षी होते हैं वो पूरे दिन घूम घूम कर, उड़ उड़ कर थक जाते हैं और संध्या के समय अपने घर में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों और मनुष्यों के जीवन में आपको क्या समानता लगती है। अपने विचार बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है, अपने विचार बताने हैं कि पक्षियों और मनुष्य के जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या समान रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे पक्षी है वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, और जो मनुष्य है वो भी अपने खाने के लिए भाग दौड़ करता है। पक्षी अपना घर स्वयं बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, और जो मनुष्य होता है वो भी अपना घर जो होता है वो पूरी मेहनत से बनाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ बातें बहुत समान रूप से पक्षी और मनुष्यों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, जीवन एक संघर्ष है, क्या आप इस विचार से सहमत है। तो बच्चों, ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, जीवन जो है वो एक संघर्ष है। हम हर चीज को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, चाहे वो इस दुनिया में जीने के लिए हो, हमें अलग अलग रूप में संघर्ष करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो ये मैं आपको कार्य दे रही हूँ, आपको इस चित्र के आधार पर इसका एक शीर्षक बताना है कि आप क्या शीर्षक दे सकते हैं। अब इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष ही जीवन है, प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। उसमें जीव जी विशा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुला आकाश यानी लक्ष्य पाया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के संघर्ष करते हैं, तो वैसे ही हमें भी इस दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही इस दुनिया में अपना स्थान बना पाता है, अब चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है, तब शार्के तुरंत हाजिर हो जाती है। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्के उनको एक एक कर बिखेर देती है, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेखक है वो अपने बारे में बता रहा है कि गर्मियों के दिनों में उनके घर पे पीछे अक्सर बहुत ज्यादा हलचल मची रहती है। अब ये ठीक है कि उनकी जो पत्नी है वो पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने, रोटी, पानी उनके लिए डाल देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है तो तब शार्के तुरंत हाजिर हो जाती हैं। तो चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्के उनका एक एक कर बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। यानी कि शार्क और चिड़िया के बीच जो युद्ध होता है, क्योंकि जो चिड़िया तिनका लाती है वो शार्के
बिखेर देती हैं। तो इस युद्ध के कारण, इस लड़ाई के कारण इनके घर में बहुत हलचल मची रहती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। तो प्रत्येक दिन क्या होता था कि कुछ दिन पहले की बात थी कि दोपहर के बाद जब उनकी पत्नी जो थी वो घर के पीछे गई तो उसने क्या देखा कि घोंसले से उनका, यानी जो चिड़िया का अंडा है वो नीचे पड़ा हुआ है धरती पर, वो टूट गया है। तो वो समझ जाती है कि ये जो शरारत है किसकी है, शार्कों की है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या कहती है कि मैं शार्कों को अब अपने घर में नहीं घुसने दूंगी, और कहती है कि पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब उन्होंने हमारे घर पर अंडे दिए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन अंडों की रखवाली करें। अब ये बात उस दिन समाप्त हो गई थी। फिर कॉलेज में छुट्टियां थी और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये शार्कें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त जो लेखक है वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी क्या कह रही थी खिड़की के बाहर देखकर कि ये शार्कें जो है वो चिड़िया के बच्चे को जीने नहीं देंगी, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या कर लेंगी, मार देंगी? क्यों, क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में ही होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींचों का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। क्या बात है, चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली, वे कमजोर है। नहीं, तुम ही उनको कमजोर समझती हो। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अब जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि वो क्या कर लेंगी शार्कें। जो लेखक है वो क्या सोच रहे हैं कि जो शार्कें हैं वो क्या कर लेंगी, उन्हें मार देंगी। तो वो सोच रहे हैं कि क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है, पक्षियों में भी जलन होती है, या फिर ये केवल इंसानों में होती है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है। तो फिर वो क्या करते हैं, अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची, उन्हें बहुत ज्यादा चिड़ियों की चींची सुनाई देने लगती है। तो जो उनकी पत्नी है वो बाहर जा रही होती है, वो बेकाबू हो जाती है। तो क्या करते हैं, अपनी पत्नी की बाजू पकड़कर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, उन्हें अपनी मदद खुद करने दो। तो फिर वो क्या कहती हैं, उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि वो अभी बहुत कमजोर है, वो अपनी मदद नहीं कर सकती। तो उनके जो पति है वो कहते हैं कि तुम ही उन्हें कमजोर मानती हो। तो वो कहती हैं, तो क्या, तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है, तो क्या? तो वो कहते हैं कि तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हमेशा तो उनके साथ नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो उन्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी ही है। तो वो कहती है कि ठीक है, पर मैं उन्हें देख तो लूं आखिर हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ अवश्य देख लो, लेकिन तुम उनकी लड़ाई में मत घुसना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। फिर इस प्रकार से क्या होता है, बुराई को बढ़ावा मिलता है। और उसने प्रतिवाद किया और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, जिसके साथ बुरा होता है अगर वो ही नहीं लड़ेगा तो उसे भी तो बुराई के विरुद्ध एक बार लड़ने दो, तभी तो बुराई खत्म होगी। तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है, अच्छा फिर ठीक है, उन्हें लड़ने दो। और फिर वो बात वहीं खत्म कर देते हैं। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को
घेरा हुआ था। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठ शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ दो शार्कें घोंसले पर हमला करती और कभी तीन। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से ची 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 कर रहा था। पता नहीं क्या कह रहा था। अब दोपहर के समय हम यानी उन्होंने पीछे के बरामदे में जाकर देखा कि जाली के दरवाजे से कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले पर हमला कर रखा था। तो चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे थे और शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। तो कभी एक साथ 2 शार्कें आती और कभी वो बहुत ज्यादा उसमें मात्रा में हमला कर रही थी। तो चिड़िया का बच्चा जो है वो घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से चींची करके रो रहा था। अब ना जाने वो क्या कह रहा था। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। तो चिड़िया जो थी वो चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली जो शार्कें थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, लड़ाकू थी और बहुत ज्यादा फुर्तीली थी। तो उनका जो रंग था वो बिल्कुल कैसा था, सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी उनकी। तो जो उनके पत्नी है वो हंसकर क्या कहते हैं कि इनका रंग जरूर इसलिए सांवला हुआ है क्योंकि ये चिड़ियों से ईर्ष्या करती हैं। उस समय जितने गुस्से में शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। यानी कि जो शार्कें हैं, अब शार्कें जो है वो चिड़ियों पर हमला कर रही थी और चिड़िया जिस प्रकार से उन्हें रोक रही थी, इतने सारे शार्कों के हमले के बाद भी इस प्रकार से तो कोई इंसान भी नहीं रोक पाता उन्हें। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को ना बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। अब दोपहर का समय हो गया था और पक्षी जो थे वो मुकाबला कर करके बिल्कुल थक चुके थे। और जो शार्कें थी वो जब उड़ रही थी तो उनकी उड़ान में ऐसा लग रहा था कि वो खुद से निराश हो गई हैं। और जो चिड़िया थी वो यही सोच रही थी कि अगर आज हमने अपने बच्चों को नहीं बचाया तो हम खुद से निराश हो जाएंगे। बात क्या है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब इस घोंसले की तरफ एक बिल्ली जो है वो झांक रही है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो उनकी पत्नी बोलती है, चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। तो वो क्या कहते हैं कि अब उनकी पत्नी कहती है कि चिड़ियों के बहुत सारे दुश्मन हैं। अब जैसे वो शार्क हो गई, अब यहाँ पे जो बिल्ली है वो उनको खाने के लिए देख रही है। लेकिन जो उनके पति है वो यानी कि जो लेखक है वो क्या कहते हैं, तब भी वो हर जगह होती है और खुले आसमान में आराम से उड़ती है, यानी कि उन्हें किसी का भी डर नहीं होता है। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक की हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। अब जो चिड़िया है वो फिर से चींची करना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि वो शार्कों को ललकार रही है कि अगर हिम्मत है अभी भी तो आओ करो मुकाबला। तो लेखक कहते हैं कि अब जो हमलावर होता है वो तब तक ही मुकाबला करता है जब तक उससे लोग डरते हैं। अगर लोग उससे डरना बंद कर देते हैं, यानी कि उसके जुल्म सहना बंद कर देते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्राकृतिक शक्ति नहीं होती है। वो केवल डर के सहारे ही मुकाबला करते हैं। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम ना था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था।
यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। तो बच्चों, हम अंत में क्या देखते हैं कि वो जो चिड़िया है वो शार्कों को भगा देती है। तो वो कैसे भगा पाती है? क्योंकि वो जुल्म नहीं सहती है, जुल्म का सामना करती है। और इससे जो इंसान है, यानी जो लेखक है, उनका जो परिवार है, वो देखकर समझ जाता है कि हमें भी ऐसा ही जुल्मों का मुकाबला करना चाहिए। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे तो जो जुल्म कर रहा है वो हम पे करता रहेगा। अगर हम एक बार डट कर उस जुल्म का सामना कर लेंगे, जैसे उस चिड़िया ने किया, वैसे ही जुल्म सारे खत्म हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।